जून 1947। करीब 200 वर्षों की गुलामी और संघर्ष के बाद भारत आखिरकार आजाद होने वाला था। सत्ता में बैठे ब्रिटिशर्स को डर था कि अगर वो जल्द से जल्द ब्रिटेन नहीं भागे तो भारत के स्वतंत्रता सेनानी उन्हें भागने लायक ही नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अंग्रेजों ने अखंड भारत में बंटवारे की चिंगारी लगाती थी। सोने की चिड़िया कहे जाने वाले इस देश को इतना लूटा था कि आजादी मिलने के बाद भी अपने पैरों पर खड़े हो पाना लगभग नामुमकिन लग रहा था। मगर इसी बीच एक रात अंग्रेज अफसर चोरी छिपे देश के कोने कोने में 500 से भी ज्यादा चिताएं जलाते हैं। आसमान में धुएं के गुब्बार उठने लगते हैं, लेकिन ये चिताएं इंसानों की नहीं बल्कि कागजों की थी। उस रात आग की लपटों में कुल 4 टन सरकारी फाइलें और खुफिया दस्तावेज झोंक दिए गए, और ये सब इतना गुप्त रखा गया कि जब तक वो कागज राख नहीं बन गए किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी। मगर सवाल ये है कि ऐसा क्या था इन दस्तावेजों में जिसे सामने आने दिया जाता तो पूरे देश में गृह युद्ध छिड़ सकता था। ये थे भारत के उन रियासतों के राजा महाराजाओं के काले सच, उनके राज, उनकी विकृतियां, उनकी गद्दारियां, जिन्हें अंग्रेजों ने दशकों तक बड़ी बारीकी से दर्ज किया था। और इन दस्तावेजों को आग के हवाले करके अंग्रेज उन महाराजों को उनकी वफादारी की आखिरी भेंट दे रहे थे, क्योंकि अगर ये राज खुल जाते तो जिन राजाओं को लोग भगवान मानते थे उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। और आज हम क्रेन से लटके हाथी, कुत्ते की शादी, 360 रातों के लिए 360 रानियां और अय्याशियों से भरे उन राजमहलों की कहानियां जिन्हें छिपाने की कोशिश तो बहुत की गई लेकिन ऐसा हो न सका। तो बने रहिएगा इस रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियो के अंत तक। डोमिनिक लैपियर और लैरी कॉलिंस अपनी मशहूर किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में एक चौंकाने वाला सच लिखते हैं कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ उस समय यहाँ के हर महाराजा के पास औसतन 11 उपाधियां, 6 बीवियां, 12 बच्चे, 1 हाथी, 3 निजी रेल के डब्बे, 3 रॉल्स रॉयस कारें और शिकार में मारे गए 22 शेर थे। यानी एक तरफ भूख लूटा हुआ देश और दूसरी तरफ सोने चांदी, महलों, हाथियों और ऐशो आराम में डूबे शासक। असल में उस वक्त भारत सिर्फ एक देश नहीं था बल्कि 2 अलग अलग दुनियाओं में बटा हुआ था। एक था ब्रिटिश इंडिया जो सीधे अंग्रेज सरकार के अधीन था, और दूसरा था रियासतों वाला भारत जो जमीन के हिसाब से पूरे देश का करीब 40% और आबादी के हिसाब से लगभग 50% हिस्सा था। देश में कुल 565 रियासतें थीं, कुछ बहुत छोटी और कुछ इतनी बड़ी और अमीर कि यूरोप के कई देशों की इकोनॉमी को टक्कर दे सके। इन रियासतों पर राज करते थे महाराजा, नवाब और निजाम, जिनके बारे में अंग्रेज लेखक रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था कि ये इंसानों की नहीं बल्कि किसी और ही नस्ल के लोग लगते थे। उनकी सनक, उनकी अय्याशी, उनकी क्रूरता और उनकी बेशुमार दौलत के किस्से इतने चौंकाने वाले थे कि आज भी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। और आज हम उन्हीं रियासतों के खुफिया राजों से पर्दा उठाएंगे। कुत्तों की शादी, शाही जुलूस, 56 भोग और भूखी जनता। जूनागढ़ के नवाब महाबत खान जी तृतीय की जिंदगी एक अजीब विरोधाभास थी। एक तरफ उनकी रियासत की जनता भूख, गरीबी और बदहाली से जूझ रही थी, तो दूसरी तरफ उनके कुत्ते शाही थालियों में खाना खाते थे। इंसानों को जहां 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती थी, वहीं नवाब के कुत्तों के लिए अलग महल, निजी डॉक्टर, नौकर, बिजली, टेलीफोन और हर वो सुविधा मौजूद थी जो उस दौर में आम आदमी सपनों में भी नहीं सोच सकता था। कहा जाता है कि नवाब के पास 800 से लेकर 2000 तक कुत्ते थे और हर कुत्ता किसी राजकुमार की तरह जिंदगी जीता था। अगर किसी कुत्ते की मौत हो जाती तो उसे यूं ही दफना नहीं दिया जाता, बाकायदा उसकी शव यात्रा निकलती, शोक संगीत बजता और संगमरमर का मकबरा बनवाया जाता। और इस दीवानगी की पराकाष्ठा तब दिखी जब नवाब ने अपनी पालती कुतिया रोशनी की शादी लेब्राडोर बॉबी से पूरे शाही ठाट के साथ करवाई। राजा, महाराजा, नवाब, रईस सबको न्योता गया, यहाँ तक कि वायसराय को भी बुलाया गया। 1.5 लाख लोग बारात में शामिल हुए और एक ही दावत में उस जमाने में करीब 9 लाख रुपए उड़ा दिए गए। इतने पैसे जिसमें 12,000 लोगों की साल भर की जरूरतें पूरी हो सकती थी। लेकिन सबको चौंकाने वाला दृश्य आजादी के
वक्त देखने को मिला जब जूनागढ़ का भारत में विलय तय हुआ और नवाबों को पाकिस्तान भागना पड़ा। तो इतिहास ने एक ऐसा फैसला दर्ज किया जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विमान में जगह की कमी का बहाना बनाकर नवाब ने अपनी एक बेगम को भारत में ही छोड़ दिया, लेकिन अपने कुत्तों को छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं हुए। कहा जाता है कि वो करीब 800 शाही कुत्तों के साथ पाकिस्तान गए। 365 रानियां, 83 बच्चे और 44 रोल्स रॉयस कारें। पटियाला रियासत के महाराजा भूपिंदर सिंह का नाम उन राजाओं में गिना जाता है जिनकी शानो शौकत जितनी मशहूर थी उतनी ही उनकी अय्याशी और सनक भी। 12 अक्टूबर 1991 में जन्मे भूपिंदर सिंह को महज 9 साल की उम्र में गद्दी पर बिठा दिया गया। 18 के होते होते उन्होंने खुद शासन संभाल लिया और करीब 38 साल तक पटियाला पर राज किया। लेकिन इतिहास में उन्हें सिर्फ एक शासक के रूप में नहीं बल्कि एक बेहद रंगीन मिजाज और विवादित राजा के तौर पर भी याद किया जाता है। कहा जाता है कि भूपिंदर सिंह ने अपनी रंगरलियों के लिए एक अलग ही महल बनवाया था जिसका नाम था लीला भवन। यह महल आज भी पटियाला के भूपेंद्र नगर रोड के पास मौजूद है। उस दौर में इस महल के बारे में तरह तरह की कहानियां मशहूर थीं। बताया जाता है कि यहाँ शाही ऐशो आराम के लिए खास इंतजामात थे और एक विशेष कक्ष था जिसे प्रेम मंदिर कहा जाता था, जहां सिर्फ महाराजा का ही प्रवेश होता था। इस कमरे को लेकर उस समय इतनी रहस्यमयी बातें फैली थी कि लोग इसे राजा की सबसे निजी और गोपनीय दुनिया मानते थे। भूपिंदर सिंह की जिंदगी का सबसे चौंकाने वाला पहलू था उनकी रानियों की संख्या। कहा जाता है कि उनके पास कुल 365 रानियां थीं, जिनमें से 10 को आधिकारिक रूप से महारानी का दर्जा मिला हुआ था। महल में रानियों की सेहत का ध्यान रखने के लिए 24 घंटे एक महिला डॉक्टर तैनात रहती थी। इन रानियों से महाराजा के कुल 83 बच्चे हुए, जिनमें से 20 की कम उम्र में ही मृत्यु हो गई। दिलचस्प बात यह है कि किस रानी के साथ महाराजा रात बिताएंगे, इसका फैसला भी बड़े अनोखे तरीके से होता था। महल में 365 लालटेन जलाई जाती थी। हर लालटेन पर एक रानी का नाम लिखा होता था। जिस लालटेन की लौ सबसे पहले बुझ जाती थी उसी रानी की बारी मानी जाती थी। शान शौकत के मामले में भूपिंदर सिंह किसी से पीछे नहीं थे। कहा जाता है कि उनके पास दुनिया के सबसे कीमती हारों में से एक पटियाला नेकलेस था जो बाद में चोरी हो गया। मशहूर पटियाला पैक भी उन्होंने ही बनवाया था। उनके गैराज में 44 रोल्स रॉयस कारें थीं और उस दौर में उनका खुद का निजी विमान भी था। जब देश के आम लोग 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे थे तब पटियाला के महल में सोने चांदी, गाड़ियों, ज्वेलरी और रानियों की चकाचौंध से भरी एक अलग ही दुनिया बसती थी। 5000 स्त्रियां, ट्रांसजेंडर सैनिक और अय्याशी के दबे किस्से। अब हम अय्याशी की बात करें और मुगल सल्तनत के जलालुद्दीन अकबर का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। हालांकि अकबर का निधन अंग्रेजों के भारत आने के 3 साल पहले यानी सन 1605 में ही हो गया था, लेकिन उनसे जुड़े कुछ ऐसे राज थे जिसे आज भी इतिहास के पन्नों में दबाने की कोशिश की जाती है। कहा जाता है कि अकबर अन्य धर्मों की राजकुमारियों से शादी करता था और कहता था कि सभी धर्म समान हैं, लेकिन असल में ये शादियां केवल राजनीतिक सौदा थे जो कि अकबर हारे हुए राजाओं से राज्य के बदले करता था। यहाँ तक कि जोधा अकबर की प्रेम कहानी जो हमें फिल्मों में दिखाई जाती है वो भी झूठी है। असल में अकबर की कोई जोधा नाम की रानी नहीं थी। आमेर की जिस राजकुमारी से अकबर ने शादी की उसका नाम हरका बाई था, जिनके भाइयों को अकबर के सैनिकों ने बंदी बना लिया था और ये शादी भी एक राजनीतिक सौदा थी। बताया जाता है कि अकबर के जितने भी युद्ध लड़े गए उसका मकसद ये भी होता था कि वो हारे हुए राजाओं की औरतों को अपने हरम में लाकर रख सके। यह अकबर के महल का वो हिस्सा था जहां सभी औरतें रहती थीं। उसके हरम में 5000 से भी ज्यादा औरतें थीं, जिनमें 300 अकबर की बीवियां थीं और बाकी बची हुई दासियां और गुलाम। हर लड़ाई के साथ उसके हरम का आकार बढ़ता जाता था और इस हरम की सिक्योरिटी के लिए उसने एक भी मर्द सिपाही को नहीं रखा था, बल्कि इन सैनिकों में ट्रांसजेंडर थे जिन्हें खास तौर पर मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती थी, और ये सब इसलिए ताकि उसके हरम की औरतें किसी और आदमी से ना मिले। क्रेन से लट कहां थी? अगला किस्सा काफी दिलचस्प है और हैरान करने वाला भी। तो 20वीं सदी की शुरुआत में ग्वालियर के महाराजा सर माधोराव सिंधिया एक दिन तय करते हैं कि वो अपने महल में ऐसा फानूस लगवाएंगे जो बकिंगम पैलेस के झूमर से भी
बड़ा और भव्य हो। इसके लिए पेरिस की एक मशहूर कंपनी को ऑर्डर दिया गया, लेकिन दरबार में ये शंका उठी कि इतना भारी फानूस कहीं महल की छत से ही टूट कर न गिर जाए। इस शक को दूर करने के लिए महाराजा ने एक अनोखा तरीका निकाला। उन्होंने क्रेन मंगवाई और अपने सबसे भारी हाथी को उठवाकर महल की छत पर खड़ा करवा दिया। सबकी सांसें थम गई, लेकिन छत जरा भी नहीं हिली। तब महाराजा ने पूरे आत्मविश्वास से कहा, जब छत हाथी का वजन सह सकती है तो फानूस क्या बिगाड़ लेगी। बाद में वही विशाल फानूस छत पर टांगा गया और महाराजा की बात सच साबित हुई। चंद्रमा के वंशज। मित्रों, मैसूर रियासत के महाराजा कृष्णराज वोडेयार चतुर्थ खुद को चंद्रवंश का वंशज मानते थे। इसी विश्वास के कारण हर साल शरद पूर्णिमा की रात उनके लिए एक बेहद रहस्यमयी और अलौकिक रस्म निभाई जाती थी। इस परंपरा के अनुसार महाराजा 9 दिनों के लिए अपने महल के एक अंधेरे कक्ष में एकांतवास पर चले जाते थे। इन 9 दिनों तक ना तो वो स्नान करते थे, ना दाढ़ी बनाते थे और न ही किसी को उनके दर्शन की अनुमति होती थी। यहाँ तक कि कोई उन्हें छू भी नहीं सकता था। माना जाता है कि इन दिनों महाराजा के शरीर में स्वयं देवत्व का वास होता था। 9वें दिन जब महाराजा उस कक्ष से बाहर निकलते थे तो उन्हें सुसज्जित हाथी पर बैठाकर पूरे नगर में भ्रमण कराया जाता था। रास्ते भर प्रजा तालियां बजाकर उनका स्वागत करती थी, जैसे किसी साधारण राजा का नहीं बल्कि चंद्रवंश के दिव्य प्रतिनिधि का दर्शन कर रही हो। अगला किस्सा स्वयं को भगवान श्री राम का अवतार मानने से जुड़ा है। तो राजस्थान की छोटी सी रियासत अलवर के महाराजा जयसिंह की शख्सियत इतनी करिश्माई थी कि एक नहीं कई वायसराय उनके प्रभाव में आ जाते थे। लेकिन इस आकर्षण के पीछे एक अजीब सी सनक भी छुपी थी। महाराजा को पूरा यकीन था कि वे स्वयं भगवान श्री राम के अवतार हैं। उन्होंने बड़े बड़े पंडितों को इस काम में लगा रखा था कि वे गणना करके बताएं कि भगवान राम की पगड़ी कितनी बड़ी रही होगी, ताकि बिल्कुल वैसी ही पगड़ी उनके लिए बनवाई जा सके। महाराजा हमेशा दास्ताने पहनकर रखते थे, यहाँ तक कि हाथ मिलाते समय भी। इंग्लैंड के बादशाह से मुलाकात के वक्त भी उन्होंने दस्ताने नहीं उतारे। यहाँ एक दिलचस्प किस्सा ये है कि एक बार वो वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन के साथ भोज पर बैठे थे। पास में लेडी वेलिंगटन थी, जिनकी नजर महाराज की उंगलियों में जड़ी विशाल हीरे की अंगूठी पर टिक गई। उस दौर की परंपरा थी कि अगर वायसराय या उनकी पत्नी किसी चीज में दिलचस्पी दिखा दें तो वो चीज उन्हें भेंट कर दी जाती थी। महाराजा ने वही किया। लेडी वेलिंगटन ने अंगूठी पहनी, देखी और फिर लौटा दी, मगर इसके बाद जो हुआ उसने पूरे दरबार को सन्न कर दिया। महाराजा ने कटोरा मंगवाया, पानी डलवाया और उस अंगूठी को उसमें धोया ताकि उस पर किसी और का स्पर्श न रह जाए, और फिर पहनी। मेहमान अवाक रह गए। मित्रों, उन 4 टन दस्तावेजों और खुफिया फाइलों में ऐसे ही और भी किस्से थे, जैसे कि कामोत्तेजना बढ़ाने के लिए हीरे के बुरादे और गरैया के दिमाग से बनी औषधियां, और यह देखने की अजीब प्रतियोगिताएं कि कौन स्त्री को रिझा सकता है। यह सब सुनकर लगता है मानो हर राजा बस अय्याशी और सनक में डूबा हुआ था। लेकिन सच इतना सीधा नहीं है। जैसे जैसे 20वीं सदी आगे बढ़ी, दूसरा विश्व युद्ध आया। रियासतों में एक नई पीढ़ी सत्ता में पहुंची। ये राजा पहले जैसे विलास प्रिय नहीं थे। उन्होंने अपनी प्रजा की शिक्षा, स्वास्थ्य और अधिकारों की चिंता की। कई रियासतों में तो लोगों को वो सुविधाएं मिली जो सीधे ब्रिटिश शासन वाले इलाके में भी नहीं थी। यानी इतिहास में इन चमकीले और काले किस्सों के बीच कुछ ऐसे शासक भी थे जिन्होंने सत्ता का भोग नहीं बल्कि जिम्मेदारी से निर्वहन किया। जैसे कि बड़ौदा के महाराज ने 19वीं सदी के अंत में अपनी रियासत में बहु विवाह पर रोक लगाई, सभी के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा लागू की और अछूत माने जाने वाले समाज के अधिकारों के लिए खुलकर संघर्ष किया। उनकी शुरू की गई स्कॉलरशिप से ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने का अवसर मिला। पटियाला के 8वें महाराजा ने गद्दी संभालती अपने पिता महाराजा भूपेंद्र सिंह का हरम बंद करवा दिया और राजमहल की परंपराओं में बड़ा सुधार किया। ग्वालियर के महाराजा ने एक सरकारी अफसर की बेटी से विवाह किया और शाही ठाट छोड़कर पिता के भव्य महल से अलग सादा जीवन अपनाया। बीकानेर के महाराजा ने प्रजा की भलाई के लिए राजस्थान में जगह जगह झीलें और बाग बनवाए, जिससे रेगिस्तानी इलाका भी हरियाली और सुख समृद्धि का प्रतीक बन गया। भोपाल रियासत में महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिला और उस दौर में हिंदुस्तान के किसी और हिस्से में यह देखने को नहीं मिला। मैसूर में विज्ञान शिक्षा को बेहतरीन संस्थाएं बनी, पानी से बिजली पैदा करने के लिए बड़े बड़े बांध बनाए गए और कई आधुनिक उद्योगों का स्थापना किया गया। कुल मिलाकर ज्यादातर रियासतों के नए राजा योग्यता और जिम्मेदारी के साथ शासन कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि उनका नाम उन गिने चुने फिजूल खर्च और अय्याश महाराजाओं के साथ जोड़ दिया गया। मित्रों, रियासत की सबसे बड़ी कमी यह थी कि वे लोकतांत्रिक सुधारों
सरकारों के पीछे रह गईं। इसी कारण 1947 में कांग्रेस इस पुरानी अलोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के सख्त खिलाफ थी और सरदार पटेल ने इन 565 रियासतों को साथ लेकर भारत को लोकतांत्रिक देश बनाया। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आप हमें कमेंट में बताइए कि भारतीय राजाओं के इन खुफिया किस्से कहानियों में आपको कौन सा किस्सा सबसे हैरान कर देने वाला लगा, और इतने ताकतवर और अमीर शासकों के होने के बावजूद अंग्रेजों ने भारत की सत्ता अपने हाथ में कैसे ली? वो कौन सी गलती थी जिसने भारत को गुलाम बनाया? इस वीडियो ने आपकी आंखें खोल दी हो तो आप अभी इसे लाइक और शेयर करके 11,111 लाइक्स जरूर करवा दीजिए, और ऐसे ही अनसुने अनकहे सच जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।